7वें अध्याय का नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। अगर मैं मोटा मोटी कहूं तो इस अध्याय में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा ब्रिटिश भारत में शिक्षा, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों ने कौन कौन से सुधारात्मक कार्य किए, इसको तो मैं बताऊंगा ही, इसको तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि भारतीय समाज सुधारकों ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सा योगदान दिया। समझ में आ गई होगी बात। और चर्चा को शुरू करने से पहले यहां एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका उत्तर आप सभी को स्वयं ही लिखना है। क्वेश्चन है, क्या अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया? क्या अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया? आलोचना कीजिए। तो भैया आप सभी को आलोचना करना है, यानी कि कोई एक सब्जी है और वह आलू और चने को मिलाकर बनाई गई है, तो आपको आलू और चना अलग अलग कर डालना है। यही भैया आपका हो जाएगा आलू चना। तो इसका उत्तर जो है आप सभी स्वयं ही लिखिएगा। और अब कहोगे गुरुजी कितना शब्द में लिखना है, तो मैं कहूंगा भैया 50 से लेकर 500 शब्दों में आप लिख सकते हो, है ना। किसी का मन होगा गुरुजी 20 से लिखने दो, गुरुजी 50 शब्द लिखने दो, गुरुजी 100 लिखूंगा, गुरुजी 200 लिखूंगा, गुरुजी मैं तो 500 लिखूंगा। तो जितना मन उतना शब्द आप लिख डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अगर आप ढूंढोगे तो इसका उत्तर जो है इसी चर्चा के दौरान मिल जाएगा, क्योंकि आपने तो सुना ही है कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ में आई बात। और यहां जो है एक अच्छी तरह का पढ़ाई वाला माहौल आपको दिख रहा होगा, और जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले डालिए। और बच्चा जैसे ही मैं बगल हो जाया करूंगा वैसे जस का तस जो है आप सभी को इसका फोटो खींच लेना है ना। तू खींच मेरी फोटो, ये वाला प्रावधान जो है आपको लागू कर लेना है, तुरंत का तुरंत जस का तस। तो यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जिनको मैं समझा दे रहा हूं, और जो पढ़ाई वाला काम है आप कर लेना, मैं समझाने वाला काम कर दूं। तो देखो, जब मैंने आप सभी को पहला अध्याय पढ़ाया था, दूसरा अध्याय पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि अंग्रेजों के मन में कई तरह के गीत गाने बज रहे थे, जिनमें से एक गाना था वहां चलेंगे व्यापार करेंगे। कहां चलेंगे? पूरब की ओर चलेंगे, पूरब के देशों की ओर चलेंगे। और पूरब के देशों में अगर आप देखोगे तो भारत भी शामिल है। तो भारत चलेंगे, व्यापार करेंगे, साम्राज्य का विस्तार करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, धन संपदा पर अधिकार आधिपत्य जमाएंगे। और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनका सांस्कृतिक मिशन भी छुपा हुआ है। और वह सांस्कृतिक मिशन तभी संभव हो पाएगा जब लोग चीजों को जानेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। और ऐसे में इन्हीं सब चीजों को आधार बनाकर अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में तमाम खुरापात करना प्रारंभ कर दिया। समझ में आ गई बात। तो यही चीज लिखा गया है कि अंग्रेज लोग केवल जो है भू क्षेत्र पर और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे, अंग्रेज लोग चाहते थे कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है, यानी कि जो भारत के लोग हैं, जो पूरब के लोग हैं, उनको भैया ईसाई धर्म वगैरह, ईसाई वगैरह बनाना जरूरी है। उनके जो धर्म वगैरह है उनका परिवर्तन वगैरह भी कराना है, यानी कि धर्मांतरण वगैरह भी कराना है। और ऐसा तभी संभव होगा जब ये लोग कुछ जानते रहेंगे। तो इसीलिए भैया इनको इन सब चीजों के बारे में बताओ, और जब बता दोगे जान जाएंगे, तुरंत जो है ईसाई धर्म वगैरह स्वीकार कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ईसाई धर्म वगैरह के पीछे ये लोग ज्यादा पड़े रहते हैं कि बाबू भारतीय लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, है ना। तो आप देखोगे कि केवल भू क्षेत्र पर ये नियंत्रण नहीं चाहते थे, और ना यहाँ की आय पर ये नियंत्रण चाहते थे, यह और भी कुछ चाहते थे। वह यह था कि ये लोग जो है एक सांस्कृतिक मिशन पर भी निकले थे। इनका यह भी उद्देश्य था, इनका यह भी मनसा था, इनके मन में यह भी चल रहा था कि अंग्रेजों का एक सांस्कृतिक मिशन है, और सांस्कृतिक मिशन तभी संभव हो पाएगा जब लोग चीजों को जानेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। और इसी को केंद्र में रखकर, इसी को ध्यान में रखकर आप देखोगे कि देशी समाज,
देसी समाज यानी कि इस समाज को कुछ भी आता जाता नहीं है। देसी समाज को सभ्य बनाना, इसी को आधार में रखकर, इसी को केंद्र में रखकर यहाँ भारतीय जो हैं उनको क्या करेंगे, सभ्य बनाएंगे, सभ्यता का पाठ वगैरह पढ़ाएंगे। समझ में आ गई बात। तो इसके दौरान आप देखोगे कि यहाँ के रीति रिवाजों को ये लोग बदलेंगे और जो मूल्य मान्यताएं हैं उनको भी ये लोग बदलना शुरू कर देंगे। समझ में आई बात, समझ में आई। तो इतना, फिर अगर मन हो तो इसका जो है एक बार आप स्क्रीनशॉट ले डालिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, है ना। तो समझ में आ गया होगा। और मैंने जो है पहले दूसरे अध्याय के दौरान यह भी पढ़ाया था, एक चर्चा के इतिहास विभाजन के विषय में बताया था, जिनका नाम होता है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने तो पहले ही दूसरे ही अध्याय में बोल दिया था कि बिना अंग्रेजों के मदद के बाबू तुम लोग प्रगति नहीं कर सकता है। और वही सब आप जो है अभी यहाँ देखोगे। अभी उस चर्चा का नाम जो है आगे भी आने वाला है, चर्चा का प्रकार का विष उगलता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इतना बात बाबू आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। जब इतना आप सभी समझ लेते हो तो इसका भी जो है जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले डालिए, है ना। जैसे ही मैं हट जाया करूं आप जो है तू खींच मेरी फोटो वाला प्रावधान कर लिया करिए। समझ में आई बात। तो देखो, प्राच्यवादी, ये जो प्राच्यवादी लोग हैं इनका मानना था कि जो भी प्राचीन ग्रंथ वगैरह हैं, चाहे धर्म ग्रंथ वगैरह हो गया, उन सबको जो है तवज्जो देना चाहिए, उन सबको इज्जत देना चाहिए। तो प्राच्यवादियों में आपको तीन नाम जो है देखना है, तीन नाम हैं। पहला नाम आपको दिखेगा विलियम जोन्स, और उसके बाद दिखेगा टॉमस हॉल बुक्र, और उसके बाद आपको दिखेगा नैथेनियल हॉल हेड। ये जो प्राच्यवादी हैं, ये जो प्राच्यवाद का समर्थन कर रहे हैं, यहां प्राच्य से आशय आप देख सकते हो स्पष्ट है कि प्राचीन। और आप कहोगे प्राचीन में क्या, प्राचीन में क्या, संस्कृति विरासत, क्या, तो प्राचीन ग्रंथ। यहां आप हेडिंग से ही समझ जाओ कि प्राच्यवाद की परंपरा का समर्थन करने वाले विलियम जोन्स होते हैं, टॉमस हॉल बुक्र होते हैं और नैथेनियल हॉल हेड होते हैं, जो कि प्राचीन ग्रंथों पर, प्राचीन परंपराओं, प्राचीन मान्यताओं को मानते थे। समझ में आई बात। तो ये जो प्राच्यवाद का समर्थन करेंगे, ये प्राचीन जो परंपरा वगैरह है, प्राचीन ग्रंथ वगैरह है, प्राचीन संस्कृति वगैरह है, प्राचीन सभ्यता वगैरह है, उसको मानने वाले ये लोग हैं। समझ में आई बात। अगर इतना समझ लेते हो तो ये कूड़ा करकट जो है पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं समझ में आता बच्चा तो आपको पीछे जाना है, मतलब वीडियो को पीछे करना है, पीछे नहीं जाना है। नहीं तो मान लो खाई वगैरह हो, आप पीछे जाओ गिर जाओ, तो पीछे नहीं जाना है, वीडियो को पीछे करना है, एक बार और देख लेना है चला के, मजा आ जाएगा, है ना। ना समझ में आए तुरंत वीडियो को पीछे करो, देख डालो, समझ में आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा, दिमाग में जो है भग भगा के ज्ञान आ जाएगा। समझ में आई बात। तो मैंने 2 लाइन में समझा दिया, आइए इसी को जो है पढ़ लिया जाए। तो ये लोग जो प्राच्यवाद का समर्थन कर रहे थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि भारतीय भाषाएं सीख रहे थे। भारतीय भाषाएं सीखेंगे भैया तभी तो भारतीयों को बताएंगे, है ना। तो देख रहे हो। और आप देखोगे सीख कर संस्कृत व फारसी रचनाओं का भी जो है अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे, है ना। प्राचीन जो भारतीय सभ्यता संस्कृति थी उसके ये लोग जो है समर्थक थे, है ना। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कुछ बागड़ बिल्ले आएंगे जो खराब काम करना शुरू कर देंगे, जो लाके अंग्रेजी थोप देंगे, जो ईसाई धर्म वगैरह को जो है थोपने का प्रयास करेंगे। तो ये आप देख सकते हो। फिर भैया यहां देखोगे इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स, कौन से जोन्स, विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नोट करिएगा इसे, क्या करना है, नोट करना है। जोन्स ने, है ना, जोन्स के साथ मिलकर, इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। तो ये बात जो है आपको नोट रखनी है और प्रायः जो है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है कि एशियाटिक सोसाइटी
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन जो है किसने किया, उसकी स्थापना किसने किया, बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, तो आप जो है इसे देख सकते हो। और इसमें इसकी स्थापना करने में आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, हो सकता है कभी तीनों इकट्ठा दे दे या तीनों अलग अलग दे दे, लेकिन तीनों जो है एक साथ नहीं देगा, एक विकल्प में तीन नहीं देगा, क्योंकि तीनों के तीनों सही माने जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात। तो आपसे अगर कहा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो आपको कहना है जोन्स ने किया है, आपको कहना है कॉलबुकर ने किया है, आपको कहना है नैथेनियल ने किया है। समझ में आई बात। तो तीनों आपके सही हो जाएंगे। इतना आप सभी जब समझ लेते हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा यहां आप देखोगे कि जोन्स और कोलबुकर भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। गहरा आदर भाव रख रहे हैं तो इसलिए जो है ये अच्छा काम करेंगे। अभी आप देखोगे कि प्राच्यवादियों के कुछ आलोचक होते हैं और वो आलोचक लोग क्या करेंगे, आप पर चीजें लाकर थोप देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का जो है आधार पैदा हो सकता है। यानी कि इन लोगों का मानना था कि अंग्रेजों को वही चीज पढ़ाना चाहिए, वही चीज की शिक्षा देनी चाहिए जिससे भारतीय लोग पहले से ही परिचित हैं। जैसे आप देखोगे भागवत गीता, तो भागवत गीता से हिंदू धर्म वाले लोग पहले से ही परिचित हैं, पहले से ही जान रहे हैं। आप देखोगे कुरान शरीफ वगैरह, तो इससे जो है मुस्लिम समुदाय पहले ही परिचित है। तो इन लोगों का मानना है कि भैया इन दोनों लोगों को यही सारी शिक्षाएं देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा शिक्षा हम लोग देंगे तो इसे जो है ये रुचिपूर्ण तरीके से जो है सीखेंगे, यानी कि इनको मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो ऐसे में जो है ये अंग्रेजों से दोस्ती करना पसंद करेंगे कि अंग्रेज लोग अच्छे हैं, हमारे ही ग्रंथ को जो है पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीति काम कर रही थी कि अंग्रेजों से दोस्ती हो जाएगी भारतीयों की, है ना, यानी कि भारतीयों का प्रेम जो है अंग्रेजों के प्रति हो सकता है ऐसे में। तो आप जो है चीजों को देख सकते हो। तो इन लोगों का भैया अगर सीधा सीधा कहा जाए तो यही मानना था। और आप देखोगे फिर कुछ अधिकारी वगैरह होते हैं कंपनी के, जो दलील वगैरह पेश करते हैं या कहो चिट्ठी वगैरह डालते हैं कि हाँ भैया सही कह रहे हैं ये प्राच्यवादी लोग, और जो है सबको यही सब पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में बात मान भी ली जाती है। तो वही सारी चीज यहाँ लिखी गई होगी, जितना मैंने समझा दिया उतना ही बहुत है। लेकिन हाँ, आप सभी को लगता है कि सर जी आप पढ़ दिया करिए, पढ़ दे रहा हूं भैया। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दिया कि हाँ भागवत गीता पढ़ाओ, हाँ कुरान शरीफ पढ़ाओ, तभी ये भारतीय जो है मजे के साथ पढ़ेंगे और ऐसे में अंग्रेजों का फायदा हो जाएगा। तो देखो कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। और ये कह रहे हैं कि इनके ग्रंथों को पढ़ाने के लिए भैया कुछ संस्थान वगैरह बना दिए जाने चाहिए। तो उसी में आप देखोगे कि इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। इन लोगों का मानना था, जो प्राच्यवाद का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों का मानना था कि भैया इन लोगों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे ये सभी परिचित हैं, जिसका ये लोग आदर सत्कार सम्मान वगैरह करते हैं। अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो अनजान चीज अगर इनसे पढ़वाएंगे, अनजान चीज इन्हें कहेंगे पढ़ने के लिए, तो ये लोग भैया थप्पड़ मार देंगे। और अंग्रेजों को जो है पहले बहुत सारा थप्पड़ वगैरह पड़ गया है। तो भैया हाँ, अच्छी बात लगी सबको, तो लोगों ने स्वीकार कर लिया। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए, यानी कि ये लोग डर रहे हैं कि अगर अनजाने विषयों के बारे में पढ़ाया गया, बताया गया, तो ये भारतीय जो है भले ही शांत रहते हैं लेकिन जब गुस्सा आता है तो तुरंत थप्पड़ मारते हैं। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज जो है देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं।
आगे बढ़ोगे तो आगे यहां देखने को मिलेगा कि प्राच्यवादियों का समर्थन करते हुए हेस्टिंग द्वारा, किनके द्वारा बच्चा? हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में एक मदरसा खोल दिया जाता है कि जाओ बच्चा, जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हो, अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में वहां पढ़ाई करो। और भैया आप देखोगे कि 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज खोल दिया जाता है ताकि जो प्राचीन संस्कृति, सभ्यता वगैरह है उसकी शिक्षा दी जा सके और देश का शासन वगैरह चलाने में आसानी हो, सहूलियत हो। तो प्राच्यवादियों का दृष्टिकोण, प्राच्यवादियों के जितने भी विचार वगैरह थे उनको माना गया और जो है उस पर कार्य भी किया गया। तो ये आप देख सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि आप मान लो बहुत अच्छे हो, लेकिन एक आध गलती आपकी अगर पकड़ में आ गई तो उसी गलती को लेकर दुनिया आपको तबाह कर डालेगी। जैसे मान लो मैं 1000 बात आपको बोलूंगा, 1000 बार जो है आपको समझाऊंगा, लेकिन उसमें से मेरी 1000 बातों में से आपको कोई ना कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, खटकेगी। तो उसी तरह आप देखोगे कि बहुत सारे अंग्रेजी अफसर थे जो प्राच्यवाद का समर्थन नहीं करते थे। और आप देखोगे कि प्राच्यवादियों के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कटु आलोचक थे, बहुत ज्यादा आलोचना करते थे कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण गलत है, बेकार है, बकवास है और सरकार को इस पर खर्चा वगैरह, पैसा वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनी के बहुत सारे बागड़ बिल्ले अफसर थे जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते थे, कटु आलोचक भी थे। समझ में आई बात? इतनी बात भैया जब आप समझ लेते हो तो आगे बढ़ेंगे। इसका एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले डालिए। आप देखोगे पूरब की जघन्य गलतियां, पूरब की जघन्य गलतियां, पूरब की क्या क्या जघन्य गलतियां थी उसको हम लोग जानेंगे। अब हम लोग उनके विषय में पढ़ेंगे जो प्राच्यवादियों के कटु आलोचक हैं, जिसमें मैंने आप सभी को पहले अध्याय में एक चच्चा के बारे में बताया था, जेम्स मिल। उन चच्चा को यहां भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए आइए जल्दी से पढ़ते हैं। आप देखोगे जैसे ही 19वीं सदी का शुरुआती दौर आता है, वैसे बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं कि प्राच्यवादियों का दृष्टिकोण गलत है, बेकार है, बकवास है। भारतीयों को उन्हीं के शिक्षा संस्कृति को अगर पढ़ाया जाएगा तो वो लोग और असभ्य हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप देखोगे बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी इसकी आलोचना करने लगे, प्राच्यवादियों के विचार को, दृष्टिकोण को। तो आगे ये लोग अब उसका आलोचना करेंगे तो ये लोग भी कुछ नया चीज बताएंगे कि इस आधार पर चलो, तो वही चीज हमें देखना है। करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। शायद इनको समझ नहीं होगी, क्योंकि कबीर दास भी कहते हैं, जो जाना सो कहा नहीं, जो कहा सो जाना नाय। यानी कि जिसको पता होता है वह कहता नहीं है, वह मन में दबाए रहता है, और जिसको नहीं पता होता है वह उछल उछल के कहता है कि ये इस तरह, इस तरह, इस तरह है, इस तरह है। समझ में आई बात? तो वही चीज ये कह रहे हैं, जो प्राच्यवादियों की आलोचना कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो पूरब का ज्ञान है, पूरब के देशों में आप देखोगे भारत भी शामिल है और भारत का ज्ञान वगैरह जो है अवैज्ञानिक है, सतही वगैरह है। तो देख सकते हो उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य आगंभीर है, सतही है। अरे इस चोट्टा को समझाओ कोई आप में से भैया, कोई समझाओ। हनुमान चालीसा वगैरह में जो डेट बता दी गई थी, सूर्य वगैरह की अवस्थिति बता दी गई थी, उसको जो है जब रिसर्च किया जाता है तो सेम का सेम जो है निकल के आता है। बताओ इन गधों को, बताओ इन बागड़ बिल्लों को, बताओ भैया, बताओ, समझाओ। और उसे जो है ये लोग सतही आगंभीर कह रहे हैं। देखो, इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजी को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। यानी कि जो लोग अंग्रेज लोग जो हैं अरबी और संस्कृत वगैरह पर खर्चा वर्चा कर रहे हैं, उसको खर्चा वर्चा करना बंद कर दें, ऐसा जो प्राच्यवादी के आलोचक हैं वह कह रहे हैं। कह रहे हैं मत लगाओ पैसा, कोई जरूरत नहीं है, अरबी फारसी पर पैसा बर्बाद करना बेकार है, इनको इनका ही ग्रंथ पढ़ाना बेकार है, क्योंकि वह ग्रंथ जो है सतही है।
है ना, किसी काम का नहीं है। तो ये आप देख सकते हो इन बागड़ बिल्लों को भैया। और भैया आगे बढ़ोगे तो आगे यहां दिया गया है, आगे यहां दिया गया है कि प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में से जेम्स मिल प्रमुख थे। मैंने इन चच्चा के विषय में पहले ही अध्याय में बता दिया था। ये चच्चा जो है इतिहास लिखते हैं, ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखते हैं और उसमें कहते हैं हिंदू काल, मुस्लिम काल और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, ब्रिटिश काल कहते हैं। देखो बागड़ बिल्ला को कैसे जो है धर्म वगैरह के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रहा है और प्राच्यवादियों का कटु आलोचक के रूप में उभर रहा है। तो जेम्स मिल कहते हैं, यानी कि जेम्स मिल की राय में आप देखोगे तो शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम, यानी कि यहाँ जो है ये अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाह रहे हैं। पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। आ जाओ बागड़ बिल्लो, आज आकर कहो ये बात। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया, यानी कि जो प्राच्यवादी लोग थे उनका ये लोग जो है और भी तीखे तरीके से विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। और आप देखोगे थॉमस बेम्बिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे और इसी गदहा के योगदान से अंग्रेजी आज हम पर थोप दी गई है। और इस अंग्रेजी से जो है आज भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और इसी अंग्रेजी ने बहुत लोगों का करियर चौपट करके रख दिया। तो यही गधा है वो जिसने अंग्रेजी को थोपने में योगदान दिया। वह भारत को असभ्य देश मानता था जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। ये गधा कह रहा है कि भारत असभ्य है और उसको पाठ पढ़ाना जरूरी है। तो इस गधा का पहले आप सभी स्वागत कर लो, है ना, जैसे भी स्वागत करना है इस गधे का स्वागत कर लो। आगे आप बढ़ोगे और भैया मैं अंग्रेजों को भला बुरा कहता हूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जल जाते हैं। तो भैया आप सभी चाहे जलो चाहे कटो चाहे जो करो, ये सांप थे और इन सांपों ने हमें डसा है और जब डसा है तो हमारा उपचार हुआ है और उपचार के बाद अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इनको जिस तरीके से धोना है उस तरीके से धोएं। तो मैं धोऊंगा और मैं धोता रहूंगा चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। समझ में आई बात। आगे देखोगे तो मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूची देसी साहित्य के बराबर है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक ठो लाइब्रेरी है इसके पास और उसका एक ठो कोना, एक लाइब्रेरी का एक कोना ही जो है भारतीयों के ज्ञान के बराबर है। ये गधा को कुछ पता नहीं है। समझ में आई बात, सीधी बात। आगे देखोगे इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। और अब देखोगे तो इसी के द्वारा जो है, इसके विवरण के द्वारा जो है ना, मैकाले मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस जो हिंदू कॉलेज वगैरह खोला गया उसको जो है छोड़ देना चाहिए और वह अपने आप ही ढह जाएगा और उसको जो है क्षरण वगैरह का होते हुए शिकार या अंधकार वगैरह की जो है ये लोग उपाधि वगैरह देते हैं। तो ये देख सकते हो। तो इसी बागड़ बिल्ले की वजह से अंग्रेजी वगैरह थोप दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो, है ना, देख सकते हो। आगे यहाँ आप देखोगे ये उस समय का दौर था, अगर दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा। आप देख रहे हो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों वगैरह का जो है दौरा वगैरह किया। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो है छोटे छोटे गुरुकुल प्रणाली वगैरह की शिक्षा दी जा रही है और बच्चे काफी भारी मात्रा में थे और ये जो रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं वह दिलचस्प थी और ये यह बताते हैं कि यहाँ जो है कक्षाएं चलती हैं, गुरुकुल के मास्टर वगैरह द्वारा संचालित की जाती है। जब धान वगैरह की कटाई होती है, जब गेहूं वगैरह की कटाई होती है
तो स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब कटाई पिटाई वगैरह जो है खत्म हो जाता है, फिर से स्कूलों को खोल दिया जाता है, जिससे बहुत सारे बच्चे फिर से आ जाते हैं, कोई नागा वगैरह नहीं करता है। और इन्होंने यह भी बताया कि यहाँ जो है मॉक टेस्ट वगैरह नहीं होता है, ना तो छमाही पेपर होता है, ना तो चीजों को जो है लिख के बताया जाता है, ना ही इनके पास किताब वगैरह है। तो बहुत सारा बात यही सब चीजें यहाँ बताई गई हैं, इसको जो है आप ही लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, आप सभी को ही पढ़ना है। फिर यहाँ आप देखोगे तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उन सभी गुरुकुल को इकट्ठा किया और जो है कुछ पंडितों वगैरह को बुलाया और चार चार पांच पांच जितना भी एक पंडित से स्कूल संभले उतना जो है पकड़ा दिया और कहा भैया तुम्हें अंग्रेजों की तरफ से जो है वेतन वगैरह दिया जाएगा, तुम्हें देख रेख करना है और अब क्या करना है, तुम्हें रेगुलर क्लास चलानी है, चाहे कटिया हो पिटिया हो, आपको कॉलेज स्कूल बंद नहीं करना है और बच्चों को रोजाना आना होगा। अगर बच्चे रोजाना नहीं आते हैं तो उनको जो है क्या किया जाएगा, दुर्व्यवहार के आधार पर उन्हें कॉलेज से क्लास से निकाल दिया जाएगा। और आप देखोगे कि अब जो है किताबों के माध्यम से, कापियों के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी और आप देखोगे कि अब जो है उपस्थिति वगैरह यानी कि हाजिरी वगैरह ली जाने लगी और आप देखोगे परीक्षा वगैरह का आयोजन वगैरह भी अब कराया जाएगा। यही सारी बात भैया यहाँ दिया गया है और जो है फीस वगैरह भी ली जाएगी। तो यही सारी बात यहाँ दी गई है जिसको मैंने यूं ही समझा दिया, आप सभी को इसे पढ़ लेना है। फिर भैया आप आगे देखोगे कि बहुत सारे जो नए नियम आ गए, इन नए नियमों से बहुत सारे विद्यार्थियों का जीवन प्रभावित हो गया, क्योंकि पहले आप देखते थे कि जब कटिया पिटिया का टाइम आता था तो बच्चे अपना कटिया पिटिया करते थे और स्कूल भी बंद रहता था और जब कटिया पिटिया हो जाता था तो भैया कॉलेज स्कूल वगैरह खोल दिए जाते थे, मास्टर के साथ बच्चे भी हमेशा उपस्थित रहते थे। लेकिन अब नए नियमों के आने से जो है बहुत सारा घाटा होगा और इस शिक्षा के आलोचक भी उभरेंगे। जैसे प्राच्यवादियों का आलोचक जो है बहुत सारे लोग उभरे, वैसे इस शिक्षा को भी जो है, इस शिक्षा का भी जो है आलोचना महात्मा गांधी जी करेंगे और टैगोर जी करेंगे। तो यही सारी बातें जो है यहाँ दी गई हैं, इसको जो है आप सभी को एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। आगे देखोगे भैया तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया और इसी को जो है मैंने आपको दिया था लिखने के लिए, समझ में आई बात। तो यहाँ जो है यही बताया जा रहा है, गांधी जी द्वारा कहा जा रहा है कि जो अंग्रेजों की शिक्षा है वह जो है उसमें विष भरा हुआ है, वह पापपूर्ण है और यह जो है हमारे अपने ही देश में लोगों को गुलाम बना रही है, उस शिक्षा का बहिष्कार करना चाहिए। तो यही सारी बातें जो है गांधी जी द्वारा कही जा रही है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से जो है व्यक्ति का व्यवहार वगैरह अच्छा होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, आप सभी को इसे पढ़ लेना है। और आगे आप देखोगे टैगोर का शांति निकेतन, तो शांति निकेतन कब स्थापित हो रहा है इसे आप जरूर याद रखे रहना। और आप देखोगे कि टैगोर जी जो है बचपन में जब कॉलेज स्कूल वगैरह जाते थे तो इनका दम घुटता था, दम इसलिए घुटता था क्योंकि कमरों वगैरह में बिठाया जाता था और भी तमाम चीजें थी, तो इसीलिए जो है इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और इनका यह मानना था कि भैया जो शिक्षा पेड़ के नीचे या हरियाली वगैरह या चिड़ियों की चहचहाहट वगैरह के आसपास दिया जाए वही अच्छी शिक्षा है, उसी को मान्यता वगैरह दिया जाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जो है इन्होंने भी किया, लेकिन आप देखोगे कुछ विचार गांधी जी के और कुछ विचार इनके आपस में मैच नहीं खा रहे थे।